हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में। ये आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। तो आइए हम जान लेते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होगी। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होगी? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर टू और मोर सब्सटेंस कॉल्ड रिएक्टेंट्स इंटरेक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो कि आपस में इंटरेक्ट करेंगे जिन्हें हम रिएक्टेंट बोलेंगे और एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बी सी, है ना। ये तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे क्या? रिएक्टेंट बोलेंगे। और ये जो बन रहा है आपके पास एबीसी, इसे हम बोलेंगे क्या? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। और रिएक्टेंट को आप किस तरफ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। प्रोडक्ट को आप किस तरफ लिखेंगे? राइट हैंड साइड। ठीक है। तो क्या होगा? ए बी और सी आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट बोलेंगे। और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी सी, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। रिएक्टेंट्स की बात हम करें तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे? द सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट एट द start of a chemical reaction, they are usually written on the left side of a chemical equation। मतलब क्या होगा? किसी भी केमिकल रिएक्शंस में लेफ्ट हैंड साइड जो सब्सटेंस होगा, इनिशियल जो प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। और वो आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। और इसे हम किस तरफ लिख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अब बात करें हम प्रोडक्ट की। द सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो केमिकल रिएक्शन के एंड में बन रहा है। ठीक है। दे आर यूजुअली रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और आप प्रोडक्ट को क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन में राइट हैंड साइड लिखेंगे। और बीच में आपको क्या लगाना है? एरो लगाना है। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो यहाँ पर रिएक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। रिएक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब जान लेते हैं हम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्या पहचान होगी, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहली बात, यदि कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो हम बोल पाएंगे क्या? वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल हम यहां पर ले, जिंक का रिएक्शन आप कराएंगे किसी भी एसिड के साथ तो क्या बनेगा? यहां पर ZnSO4 प्लस H2। यहां पर क्या हो रहा है? एक गैस रिलीज हो रहा है। और गैस रिलीज हो रहा है या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो आप बोलेंगे यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट मतलब होगा रिएक्शन के एंड में क्या बन रहा है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है। जैसे आप क्या करेंगे? जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आपको PbI2 सॉरी PbI2 लेड आयोडाइड मिलेगा। और क्या मिलेगा? KNO3 मिलेगा। ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? जो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ये किस कलर का होगा? येलो कलर का होगा। तो ये जो होगा, ये भी क्या होगा? यदि रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तब आप क्या बोलेंगे? वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, यहां पर देखो कलर में भी आपको चेंज दिख रहा है। कलरलेस सॉरी येलो कलर का एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है। ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। और आपको एक रिएक्शन के एंड में क्या बन रहा है? येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। मतलब यहां पर कलर में चेंज होगा, या किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, या किसी गैस का इवोल्यूशन होगा। चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में चेंज होगा, वहां पर भी क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे आप रिएक्शन कराएंगे CaO क्विकलाइम का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो यहां पर हमारे पास बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, है ना। ये स्लैग लाइम फॉर्म हो रहा है। जब आप इस बीकर को टच करेंगे तो आपको क्या लगेगा? थोड़ा गर्म लग रहा है। और गर्म लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो वहां भी केमिकल रिएक्शन होगी। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होगी तो भी आप क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन जो होता है वो गैस होता है, ऑक्सीजन होता है वो भी क्या होता है? गैस होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। और वाटर कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? स्टेट में चेंज आ रहा है।
तो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, 5 आइडेंटिटी होगी कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस व्हिच रिलीज एनर्जी, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? exothermic reaction from the chemical into the surroundings, the energy या this energy is usually released as heat। किस फॉर्म में होगी? वो हीट के फॉर्म में होगी। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा है उन रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कंबशन व्हेन कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, हीट इज रिलीज। जब आप क्या करेंगे? कार्बन को बर्न करेंगे, कार्बन को बर्न करेंगे तो क्या होगा? यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा? हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बोलेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की हम बात करें तो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मतलब इन रिएक्शंस में क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब जो रिएक्शन रहेगा उसके अराउंड जो भी एनवायरमेंटल रहेगा उससे क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। दिस एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब एज अ हीट, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। फॉर एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम बात करें यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की, जब आप इसे क्या देंगे? जब आप इसे हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? CaO प्लस CO2। तो यहां पर हीट एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो उन रिएक्शंस को आप बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की। जनरली हम देखें तो केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप्स की होगी, पर यहां पर हम रिएक्शंस के 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होगी? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब यहां पर क्या होगा? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा आपको। उन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। जैसे C प्लस O2, क्या बन रहा है यहां पर? CO2। यहां पर दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना। जैसे यहां पर Mg प्लस O2 MgO, यहां पर भी आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। उस रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे? उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होगी? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड। यहां पर क्या होगा? एक रिएक्टेंट जो रहेगा वो ब्रेक होकर आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। जैसे एक्स वाई, यहां पर ये क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है और एक्स प्लस वाई को फॉर्म कर रहा है ना। ऐसी हम बात करें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? CaO प्लस CO2। यहां पर ये क्या हो रहा है? एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर आपको टू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ना। दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स की बात करते हैं तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होगी वो 3 टाइप्स की होगी। सबसे पहला है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा होगा इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं हम। तीसरी होगी फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसे फोटोलाइसिस भी बोला जाता है। सबसे पहले टाइप की बात हम करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज एक्टिवेटेड बाय थर्मल एनर्जी। आप यहां पर क्या करेंगे? थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं? CaCO3 को क्या दे रहे हैं? हीट सप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा CaO प्लस CO2। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है और आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बट यहां पर आपको जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ रही है वो किस फॉर्म में करना पड़ रही है? हीट के फॉर्म में सप्लाई करना पड़ रही है। तो उस रिएक्शन को आप थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? यहां पर आपको किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें यहां पर H2O को क्या करेंगे आप? जब इससे
इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रेक होगा और आपको मिलेगा H2 और O2। तो ये यहाँ पर आप जो है किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए क्या सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये जो होगा वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन मतलब यहाँ पर आपको रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए सनलाइट का यूज करना पड़ेगा। तो a photo decomposition reaction is a type of decomposition reaction in which the reactant is broken down its constituent by absorb energy from photons। photons क्या होते हैं, bundle of light is called photons। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सनलाइट का यूज करेंगे, है ना, या लाइट एनर्जी का यूज। यहाँ पर आप जब सनलाइट देंगे या AgCl जो रहेगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और Ag और Cl को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप की हम बात करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a chemical reaction in which a more reactive element displace a less reactive element। यहाँ पर क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो रहेगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये जो जिंक रहेगा ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और आपके पास जो बनेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। जिंक क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपके पास बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। यहाँ पर हमें ये भी दिख रहा है कि X क्या कर रहा है, Y को डिस्प्लेस कर रहा है, तो XZ और Y जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस प्लेस से हट जाएगा। तो ये जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल जो रहेगा लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप आता है हमारे पास वो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस गेट एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स विच फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा, देखो X किसके साथ जुड़ रहा है, X जो रहेगा वो Z के साथ जुड़ रहा है और Y जो रहेगा वो A के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे AgNO3 प्लस NaCl, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो आपको Ag के साथ कनेक्ट कर देना है Cl को और Na के साथ कनेक्ट कर देना NO3 को, तो क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3। यहां पर कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर आयंस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं अपन, NaOH प्लस HCl क्या होगा, NaCl प्लस H2O, है ना। यहाँ पर आपको Na को Cl के साथ जोड़ देना और H को OH के साथ जोड़ देना, तो यहाँ भी दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब जो फिफ्थ जो टाइप है वो होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगी, अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो किस तरीके का होगा, इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल या प्रेसिपिटेट भी बोला जाएगा, सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब आप NaCl का रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के साथ, है ना, Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस, तो Na को आपको NO3 के साथ जोड़ना और Ag को Cl के साथ जोड़ देना, और ये जो व्हाइट जो पीपीटी बन रहा है ये कैसा होगा, व्हाइट पीपीटी होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा व्हाइट कलर का होगा। तो ये रिएक्शन जो रहेगी वो क्या होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। मतलब जब दो सॉल्ट का आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होगा, उस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब आ जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जस्ट अपोजिट होगा रिडक्शन, है ना। रिडक्शन को देख लेते फिर हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को। रिडक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो उन रिएक्शंस को आप रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हो गए? केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2, यहां पर हमारे पास बना क्या? 2H2, ठीक है। अब आप यहां पर देखें तो आपको ये दिख रहा होगा, देखो इधर हाइड्रोजन आपको अकेला दिख रहा है ना, और इधर हाइड्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? इधर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, मतलब इससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडेशन, मतलब यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन इधर अकेला दिख रहा है रिएक्टेंट साइट, और प्रोडक्ट साइट आप देखिए तो ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है, और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और यहां पर अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? देखो सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन क्या है? ये ऑक्सीजन जो रहेगा इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना, यहां पर लिख रहा हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन जो रहेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो रहेगा वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन को, है ना। यदि ये हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या इसका रिडक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन, है ना, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन को, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है इस हाइड्रोजन को, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो हाइड्रोजन का। यदि ये ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये जो होगा ऑक्सीजन वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम, ZnO प्लस सी, यहां पर हमारे पास बन रहा है क्या? Zn प्लस CO। देखो इसका क्या हो रहा है? इससे आपको देखो रिएक्टेंट साइड दिख रहा है जिंक ऑक्साइड, और प्रोडक्ट साइड दिख रहा है जिंक, मतलब इससे ऑक्सीजन निकल चुका है, और ऑक्सीजन के रिमूवल को आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन के रिमूवल को आप बोलेंगे रिडक्शन, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और कार्बन इस साइड रिएक्टेंट साइड आपको अकेला दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो इससे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर हम बात करें तो जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है? कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये क्या होगा? ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और कार्बन जो रहेगा वो क्या कर रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जिसका क्या होगा? जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब बात हम कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन एवरीडे लाइफ। सबसे पहली बात हम करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होगा? When a metal is attacked by a substance around it, such a moisture, acid, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion। और इसे हम बोलेंगे क्या? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पर क्या हो जाएगा? ब्लैक कोटिंग फॉर्म हो जाएगी। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, एंड ब्राउनिश रेड कोटिंग ऑन आयरन, मतलब आयरन पर क्या हो जाएगा? आयरन पर जो रहेगा वो ब्राउन कोटिंग हो जाएगी, ठीक है, और कॉपर पर जो रहेगा वो ग्रीन कोटिंग हो जाएगी, और सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग हो जाएगी। तो क्या देखा हमने इसमें कोरोजन में? कोई भी मेटल रहेगा उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होगा? मॉइस्चर होगा, एसिड होगा, ठीक है, ये सभी चीजें प्रेजेंट होगी, तो क्या होगा? मेटल की सरफेस पर एक लेयर को फॉर्म कर लेगी, जिससे मेटल का सरफेस जो रहेगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और ब्राउन रेड कोटिंग ऑन आयरन। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग रहा है, या आपके जो तांबे के बर्तन रहेंगे उस पर ग्रीन कोटिंग फॉर्म हो जाती है ना, और जो चांदी की चीजें रहेगी वो क्या हो जाएगी? ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कोरोजन। सम एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ठीक है, समझ में आती है बात हमें? Fe प्लस O2 प्लस XH2 है ना, आयरन जो रहेगा वो ऑक्सीजन और वाटर, मॉइस्चर जो रहेगा वाटर से रिएक्ट करके फॉर्म कर लेगा क्या? Fe2O3 इंटू XH2, इसे हम बोलते हैं क्या? रस्टिंग,
है ना, नाम सुना होगा हमने, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, रस्टिंग का फॉर्मूला होगा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑयल एंड ग्रीजिंग, है ना, आप किसी भी मेटल के ऊपर क्या करेंगे, ऑयल और ग्रीस की एक लेयर फॉर्म कर देंगे जिससे वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा और आपकी मेटल जो रहेगी वो खराब नहीं होगी, है ना। पेंटिंग कर देंगे, उस पर पेंट या वार्निश चढ़ा देंगे जिससे भी उस पर क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। गेल्वेनाइजेशन, है ना, गेल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी मेटल के ऊपर आप जिंक की लेयर को फॉर्म कर देंगे, इसे हम गेल्वेनाइजेशन बोलेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं जिससे भी रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का। दूसरा होगा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होगा, व्हेन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। मतलब क्या होगा, जो भी आपके पास फूड सब्सटेंस रहेंगे जिसमें फैट और ऑयल होगा, वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर की एयर से रिएक्ट करके उनका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे, है ना। कुरकुरे या चिप्स जो रहेंगे वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर के एयर से रिएक्ट कर लेंगे तो उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उनको प्रिवेंट करना, हमको रेंसिडिटी से बचाना है किसी फूड फूड सब्सटेंस को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला एडिंग BHA एंड BHT, मतलब उसमें BHA और BHT को आप ऐड कर देंगे। दे आर एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फ्लशिंग पैकेट्स ऑफ फूड विथ नाइट्रोजन गैस, आप नाइट्रोजन गैस भर देंगे उसमें जिससे कि ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएगी। फिर कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, आप क्या करेंगे, किसी भी फूड सब्सटेंस को एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो भी ऑक्सीडेशन से हम प्रिवेंट कर पाएंगे। कीपिंग फूड कोल्ड प्लेसेस, आप कोल्ड प्लेसेस पर रख देंगे, इन्हें रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। कीपिंग द फूड इन डार्क प्लेसेस, मतलब आप डार्क प्लेसेस में रख देंगे तो भी क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। वैक्यूम पैकिंग, है ना, वैक्यूम पैकिंग कर कर भी हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है और बैलेंस क्यों किया जाता है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमारे पास बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन अनबैलेंस रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है रिएक्टेंट साइड वो 1 है और ऑक्सीजन है वो 2 है। प्रोडक्ट साइड हम देखें तो मैग्नीशियम तो 1 है बट ऑक्सीजन कितना है, वो भी 1। मैग्नीशियम बैलेंस है बट ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है ना। अनबैलेंस किसे बोला जाता है, अनबैलेंस इक्वेशन को आप स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। दोनों तरफ एटम्स का नंबर इक्वल होना चाहिए क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब मास को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और मास को जब क्रिएट नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, बैलेंस है। बट ऑक्सीजन 2 है और इधर कितना 1 है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 है बट मैग्नीशियम भी कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। अब मैग्नीशियम इधर 1 है तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए ये जो होगी हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। दूसरा एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल क्या है, Mg3N2 प्लस H2O, MgOH2 प्लस NH3। ठीक है, इधर आपको कितना मैग्नीशियम दिख रहा है, इधर आपको 3 मैग्नीशियम दिख रहा है, नाइट्रोजन आपको 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन आपको 2 दिख रहा है और ऑक्सीजन आपको 1 दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड की बात हम करें तो मैग्नीशियम कितना है, 1 है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है और ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। ठीक है, मैग्नीशियम 3 है, इधर भी आपको 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीशियम हो जाएगा हमारे पास 3। बट ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 3 जा 6, है ना, ऑक्सीजन हो चुका है 2 3 जा 6। हाइड्रोजन 2 3 जा 6 और 3 9, हाइड्रोजन 9 हो चुका है। मैग्नीशियम बैलेंस हो चुका है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, इधर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, बट हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, है ना, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो चुके हैं 12। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है बट हाइड्रोजन 2 है, उधर 12 है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे 12 हो जाएगा।
और ऑक्सीजन कितना हो चुका है, ऑक्सीजन भी 6 हो चुका है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी 6 हो चुका है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। आई होप आपको चैप्टर जो फर्स्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।